नवंबर 25, 1996, फ्लोरिडा। जेनिफर देर रात अपने घर पहुंचती है। घर पहुंच के जो वो देखती है वो इतना शॉकिंग था कि जेनिफर के हाथ कांपने लगते हैं। वो चिल्ला पड़ती है। चारों तरफ खून ही खून था। उसकी आंखों के सामने उसकी माँ की लाश पड़ी हुई थी। वो चिल्लाती है, अपने डैड को आवाज़ देने लगती है, पर अगले ही पल वो देखती है उसके डैड भी खून से लथपथ सोफे पे पड़े हुए हैं। उसके डैड के सिर पर किसी ने ब्रूटली वार किया था। जेनिफर इस हॉरिफिक सीन को देखकर कंप्लीटली शॉक में थी। वो जैसे तैसे पुलिस को कॉल करके कंडीशन के बारे में बताती है। पुलिस की पूछताछ में जेनिफर पुलिस को बताती है कि उनके गैराज से उनकी कार और उसकी छोटी सिस्टर दोनों मिसिंग हैं। और जेनिफर अपनी सिस्टर हेदर के अजीब बिहेवियर के बारे में भी पुलिस को बताती है। हेदर कुछ समय से अपने घर वालों से बात नहीं कर रही थी। उसके रूम में हमेशा अंधेरा रहा करता था। उसकी ड्राइंग्स में खून, डीमन एंड अजीब से सिंबल हुआ करते थे, और कभी कभी वो अपने हाथ पे ब्लेड से निशान बनाया करती थी। हेदर अपने पेरेंट्स से काफ़ी डिस्कनेक्टेड रहने लगी थी। शायद इसलिए उसने घर से दूर एक नया परिवार ढूंढ लिया था, एक वैम्पायर कल्ट। इस वैम्पायर कल्ट का लीडर था एक 16 साल का लड़का, रॉड फेरल। रॉड का मानना था कि वो एक 500 साल पुराने वैम्पायर का पुनर्जन्म है। इस वैम्पायर कल्ट के मेंबर्स का बिहेवियर काफ़ी स्ट्रेंज था। इन लोगों के लिए एक दूसरे का ब्लड पीना, विचक्राफ्ट और डार्क रिचुअल्स करना काफ़ी नॉर्मल था। अक्सर ये लोग रात के समय डार्क डेटीज एंड डीमंस को पूजते थे। हेदर रॉड के डार्क साइड से काफ़ी अट्रैक्टेड थी और वो भी वैम्पायर ग्रुप का हिस्सा बनना चाहती थी। हेदर को ग्रुप का हिस्सा बनाने के लिए रॉड ने एक रिचुअल किया जिसे वो कहता था क्रॉसिंग ओवर। रिचुअल स्टार्ट होता है। रिचुअल के बीच रॉड ने अपने हाथ पे ब्लेड से कट लगाया। उसका खून एक ग्लास में गिरने लगा और बिना किसी झिझक के हेदर ने उसका खून पी लिया। उस मोमेंट के बाद हेदर वैम्पायर क्लैन का पार्ट बन चुकी थी। धीरे धीरे रॉड काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव होने लगा और वायलेंस से ऑब्सेस्ड होने लगा। रॉड हमेशा अपने साथ एक नाइफ रखा करता था। एक बार रॉड और उसके कल्ट मेंबर्स एक एनिमल शेल्टर में घुस गए और कुछ डॉग्स को ब्रूटली टॉर्चर करने लगे। कुछ डॉग्स के पैर तोड़ दिए, इवन कुछ डॉग्स को जिंदा जला दिया। ये कोई चाइल्डिश प्रैंक नहीं था, ये एक रिचुअल का पार्ट था, एक सैक्रिफाइस जिससे ये लोग अपने डार्क गॉड को प्लीज करते थे। अक्सर हेदर के हाथ में कर्ट्स होते थे जिसके बारे में उसके पेरेंट्स काफ़ी परेशान थे और उसे हमेशा डांटते रहते थे और उसे वियर्ड बोलते थे, जिससे हेदर के अंदर उसके पेरेंट्स के लिए हेट्रेड बढ़ने लगी और उसके लिए उसका घर जेल बन चुका था। वो अक्सर रॉड फेरल को बताया करती थी कि वो अपने पेरेंट्स को कितना हेट करती है। और एक रात रॉड अपने साथ अपने एक डिसाइपल को लेकर हेदर के घर पहुंच जाता है। वो दोनों गराज के रास्ते घर में घुसते हैं। रॉड देखता है कि हेदर के डैड सोफे पे सोए हुए हैं। रॉड ने गराज से एक हथियार उठा लिया था एंड वो उसी हथियार से हेदर के डैड के सिर पर कई बार वार करता है और इतने ब्रूटली मारता है कि स्कल के पीसेस तक बिखर जाते हैं। चीखने की आवाज़ सुनकर हेदर की माँ भी वहाँ आ जाती है, लेकिन रॉड उन्हें भी
सर पर वार करके मार देता है। रॉड और हैदर उनके कल्ट मेंबर्स के साथ हैदर के डैड की कार लेकर निकल जाते हैं। अब इस केस में पुलिस एंड FBI भी इन्वॉल्व हो चुकी थी। हर न्यूज़ चैनल पे वैम्पायर ग्रुप की खबरें चलने लगी। News is breaking of a double murder which took place in the Eustis area last night. Vampire killers are running wild, and the police have no idea where they are. 3 दिन बाद रॉड और उसका ग्रुप पकड़ा जाता है और आखिर में रॉड कन्फेस कर लेता है एंड सब कुछ बता देता है। I just boom right across the temple of the head. It knocked him cold. इतना सब होने के बाद भी रॉड को बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं था। और बोलता था कि उसने ये सब कुछ अपनी वैम्पायर फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए किया। रॉड आज भी सलाखों के पीछे है और कभी आज़ाद नहीं हो पाएगा।